Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS. In this video, we are going to discuss rest all the questions of computer science which has been asked in the recently examination. So already we have covered the question from 51 to 80 and in this video we are going to cover from question number 81. तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाइएगा। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे और आपको सारे वीडियोस के यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे, तो यू कैन वॉच इट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एनालाइज करें, बिकॉज जून 2024 का री एग्जाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही करेंगे। तो हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें कि आपसे कोई भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। Now, question number 81 was how much time does an algorithm using 2 to the power 50 bit operations need if each bit operations takes 2 to the power minus 38 second of the time? So this is the general question. आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से है या फिर डा से है। ओके, सिंपल जो हमारा मैन का होता है कि एक काम को करने में इतना टाइम लगता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे टोटल टाइम पूछा गया है, तो आप किसी भी काम को कैसे टोटल टाइम निकालेंगे कि जितना आपको ऑपरेशन करना है वो, और हर एक ऑपरेशन को करने में टोटल कितना टाइम लगा, तो नंबर ऑफ जितने भी बिट ऑपरेशन है वो, और उसको कितने टाइम में आप ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज 2 टू द पावर 50 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बिकॉज यहाँ पे अपोजिट है तो आप यहाँ पे इसको पावर में लिखेंगे, तो ये 50 माइनस 32 इट इज 2 टू द पावर 12 और ये 4096 हो जाएगा। तो इसको जब आप सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। अगेन यहाँ पे फॉल्स क्वेश्चन पूछा है, और जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि यूजीसी नेट आपसे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछता है, ट्रू की जगह फॉल्स पूछता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यूजर कैन असाइन प्रिविलेज। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन वाइज नहीं बता सकते हैं कि ये किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। A user can assign privilege to any user for any relation। अब अगर हम बात करें कि मेरे घर का जो की है, क्या वो की मैं सबको दे दूंगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर वो यूजर एडमिन है, अगर वो यूजर एडमिन होता तो उसके पास सारे राइट्स होते, ठीक है। बट अगर वो कोई यूजर है विच इज नॉट डिफाइंड, तो वो किसी भी दूसरे यूजर को सारे प्रिविलेज तो नहीं दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इसका मतलब कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ए यहाँ पे दोनों में है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, टाइम कैसे बचेगा, कि ऑप्शन नंबर डी आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आइदर सी पे जाना है आइदर बी पे जाना है, ठीक। और इन सिंपल अगर आप इस ऑप्शन को भी देखें, पासवर्ड इटसेल्फ नीड टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अगर हमारे घर का पीसी है, हमें पता है कि मैंने वहां पे ऑटो रिन्यू का ऑप्शन रखा हुआ है, ये ऑटो अपडेट का ऑप्शन रखा है, जैसे आप अपने घर में भी रखते हो काफी सारी चीजों का। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो आपको पूछा है फॉल्स, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। System error that leads to accessibility to the portion of database is an example of malicious attack, ठीक है। A user can assign privilege to any user on its own relation only। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ऑप्शन बी को सही से हम यहाँ पे अगर बोले कि एक यूजर के पास एक फिर से असाइन होता है प्रिविलेज कि वो किसी भी दूसरे यूजर को अपने रिलेशन, ओन रिलेशन में ही सिर्फ प्रिविलेज दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एक्चुअली यहाँ रॉन्ग लिखा है, ये ट्रू होना चाहिए। क्यों? जो कि अगर मैं देखूं, मैं एक यूजर हूँ, मेरा खुद का जो राइट्स है वो मैं चाहूं तो मैं अपने बिहाफ पे किसी को दे सकती हूँ, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू लग रहा है। अब अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है जो सिस्टम का एरर है जो डेटाबेस में होता है, क्या वो एक एग्जाम्पल है मलेशियस अटैक का? बिल्कुल भी नहीं। मलेशियस अटैक तो अलग हो गया, सिस्टम का एरर अलग हो गया, ठीक है। मलेशियस अटैक का मतलब है मैं ये फाइल बना रही हूँ, करप्ट हो जाएगा, तो दैट इज एन अटैक। सिस्टम मेरा हैंग हो गया या किसी ने मेरे सिस्टम का पासवर्ड चुरा लिया। और सिस्टम एरर का क्या मतलब है कि जैसे चलते चलते भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। पूछा है फॉल्स, तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप इस तरीके से मैच कर लीजिए, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन 1 के साथ ये करेक्ट आंसर जाएगा, एक्सपेक्टेड आंसर की है, और ऑफिशियल के साथ ऑब्वियसली हम फिर मैच कर लेंगे।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर ट्रायंगल स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। स्पार्स मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें काफी सारे वैल्यूज जीरो होते हैं, है ना, ये एक सिंपल सा 12th का टॉपिक है। इससे बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे जीरो होते हैं, बेसिकली ये एलपीपी से रिलेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछा है कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ये आप डायगोनल पोजीशन रख लीजिए, ठीक है। ये डायगोनल के नीचे ही कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं, बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं। तो ये है आपका एक्चुअल स्पार्स मैट्रिक्स, जो आप देखेंगे इन विच ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स लाई बिलो लीडिंग डायगोनल। जो आपका लीडिंग डायगोनल है, जो भी एलिमेंट्स है वो इसके नीचे लाई करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो कभी भी नेट में नहीं देखा गया है, बट इस बार क्वेश्चन आपका लॉजिकल पूछा गया है। ये देखा गया है कि आपको एटलीस्ट उसकी बेसिक्स भी पता है क्या हर एक यूनिट का। जैसे आप टीओसी में सबसे पहले ही पढ़ते हो फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, और आपको कई सारे मशीन्स को डिजाइन करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर क्या होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या मतलब है कि दिस इज अ मशीन विच अंडरस्टैंड योर रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज, तो या तो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। और आपको पता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारा अपसाइडन होता है। डीएफए में आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात की जाती है, ओके। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डीएफए में, जो कि मिनिमम चलता है। अब अगर आप ये अगर आपको एक सिंपल से भी बात पता है, तो मिनिमम ये एक यहाँ पे स्टेट है कि मिनिमम स्टेट डीएफए और एक है डीएफए। ऑब्वियस सी बात है, आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो सबसे लास्ट का जो टॉपिक होगा वो होगा ए, कि आपने डिजाइन किया और सबसे लास्ट में आपको मिनिमम स्टेट डीएफए मिला। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को देखें, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, तो मुझे किसी भी ऑप्शन को एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये ऐसा क्वेश्चन था, आप 10 सेकंड में इसको सॉल्व, 10 सेकंड भी नहीं, मेरे हिसाब से तो 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। 100% श्योरिटी के लिए, जब आपको पता है कि अगर ए ही ऑप्शन एक में है, फिर भी आप एक बार एग्जाम में सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा, जैसे डी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से करेंगे। फिर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, मतलब जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू बी ए स्टार। तो पहले आप समझिए कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये कौन सा लैंग्वेज है या कौन सा ग्रामर है। ये समझने के बाद अगर उसमें अपसाइलन मूव्स भी हो सकता है, अगर अपसाइलन मूव है तो पहले आप उसको डीएफए में कन्वर्ट करिए। डीएफए में एक बार कन्वर्ट हो जाए तो उसको मिनिमम स्टेट डीएफए में कन्वर्ट करिए। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ दूं, सो दैट कि अगर आपका री एग्जाम होता है और क्वेश्चन यहाँ से अगर एक भी उठ के चला आया, तो आप उसको जरूर अच्छे से सॉल्व करें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर री एग्जाम होना है तो कुछ क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो तो जरूर सेम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले, फिर द फॉलोइंग इज अगेन नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशलाइज्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपका हर बार क्वेश्चन देखा जाता है, मैच द फॉलोइंग या कैसे भी पूछ लेता है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। अब कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें रियल टाइम शेड्यूलिंग तो होना ही चाहिए, उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरप्ट, हर एक तरीके के इंटरप्ट को वो हैंडल करना आना ही चाहिए। प्रोवाइड स्पेशल नॉन सीक्वेंशियल फाइल्स, प्रोवाइड्स नॉन सीक्वेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे रैंडम हो गया, ठीक है। और प्रोवाइड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे फिक्स्ड या वेरिएबल दोनों में से एक पार्टीशनिंग तो जरूरी होगा। पार्टीशनिंग तो हम ऐसे भी ओएस में करते हैं। तो क्या मतलब है, ये सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू हो गए, बस एक ये स्टेटमेंट है जो थर्ड वाला है वो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो अगर मुझे फॉल्स नहीं भी पता है तो मैं देखूंगी कौन कौन सा ट्रू है, और जो ऑप्शन मेरा यहाँ से इलिमिनेट होगा वो मैं इसको इलिमिनेट कर दूंगी, ठीक ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखे जाते हैं। आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, इसका हाइट पूछ लिया है, ठीक है, और आपको ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है, तो आपको सिंपली क्या करना था, इसको ड्रॉ करना था। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी ड्रॉ किया है। तो पहला उठा लिया बनाना, तो बी हो गया। फिर है पीच, तो पी क्या है, बी के बाद आएगा, तो मतलब ये राइट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगेन एप्पल है, तो आप बाइनरी सर्च ट्री में रूट से कंपेयर करेंगे, तो ए इससे छोटा है तो लेफ्ट में आ जाएगा। फिर है पियर, तो ये बी के राइट में जाएगा। अब राइट में भी आपका यहाँ पे देखो PEACH है, तो यहाँ तक तो तीन सेम है, फिर ये भी तीन सेम है, बट सी के बाद आर आता है तो पीच के यहाँ पे राइट में चला जाएगा। तो सिंपली आपको BST में किस तरीके से एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, इसका ये एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन है।
तो अगर आपने बीएससी इंसर्ट पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर कोकोनट की बात करें तो बी से बड़ा है पर पी से छोटा है, तो पी के ये लेफ्ट में आ जाएगा कोकोनट। इसके बाद एम की बात करें, बी से अगेन बड़ा है, पी से छोटा है, पर सी से बड़ा है, तो मैंगो सी के राइट में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में पपाया, पपाया अगेन बी से बड़ा है पर पीई इससे छोटा है, तो सी में आ जाएगा। सी के राइट में मैंगो है और मैंगो से आपका पी बड़ा है, एम से पी बड़ा, MNOP, तो इसके राइट में आ जाएगा। और क्या पूछा है आपको, हाइट पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा था, तो हाइट हम कैसे करेंगे, काउंट कर लेंगे किस लेवल तक जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद अगर हम रेट की बात करें, इससे भी रिसेंट ईयर में PYQs बहुत पूछे जा रहे थे। तो ये होता है कि आप PYQ को जरूर सॉल्व करके जाएं, और अगर आपने रिसेंट 2-3 सालों में देखा है वो क्वेश्चन, तो वो टॉपिक तो आपको ऐसे भी रिवाइज करके पढ़ के जाना होता है। तो अगर हम रेड लेवल की बात करें, तो अगर आप इसका गूगल भी करेंगे तो यू विल गेट अ आंसर लाइक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 के साथ जाता है। दैट इज, अगर हम रेड लेवल 6 की बात करें तो ये ब्लॉक इंटरलीव्ड की बात होती है, तो ये 4 ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट स्टिल हम ऑफिशियल आंसर की के लिए वेट करेंगे, क्योंकि रेड लेवल 6 में वो ब्लॉक इंटरलीव्ड में होता है। और अगर हम 2 की बात करें तो ये एरर करेक्टिंग कोड है। तो इस 2 ऑप्शन से भी मेरा आंसर 4 यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लॉजिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में आपको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हुए ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, आज के जमाने में अगर हम स्पैम ईमेल डिटेक्शन की बात करें रूल बेस्ड, तो बेसिकली दिस इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, वहां से ये क्वेश्चन बना है। नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रूल बेस्ड होता है, जिसमें आप स्लॉट्स एंड फिलर्स बनाते हैं। इसके बाद आपका न्यूरल नेटवर्क होता है, इसमें फिर आपका CNN होता है, और इसके बाद फिर आपका री लर्निंग होता है। तो मुझे यहीं से पता चल रहा है कि आपका जो ऑप्शन इसी ऑर्डर में होगा, दैट इज ABCD। क्यों, क्योंकि आपका ऑटोनोमस ड्राइविंग कार बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा कॉस्टली ऑपरेशन है, या ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। और रूल बेस्ड आपका ट्रेडिशनल मेथड था, इसके बाद न्यूरल नेटवर्क आया, इसके बाद CNN आया। तो दिस इज द करेक्ट हायरार्की, ABCD। नाउ दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू आई गेस कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये हम बाद में देख लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, यस, CN। अब ये क्वेश्चन की बात करें, आपको ये कोड गिवन है और पूछा है ये क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे यहाँ तक स्टेटमेंट आपका सेम है, ठीक है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट का मतलब है इस तरीके से, इस तरीके से आपको दिया है लेफ्ट फैक्टरिंग। फिर यहाँ पे एस भी लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसा। लेमडा मूव्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। सॉरी, लेफ्ट रिकर्शन, रिकर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट रिकर्शन की बात है। लेफ्ट फैक्टरिंग का ये मतलब होता है कि इस तरीके से लेफ्ट में वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये बात करें यहाँ तक सेम है, तो ये एम्बिग्यूटी के लिए भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर लेफ्ट फैक्टरिंग होना चाहिए। बिकॉज अगर हम एम्बिग्यूअस की बात करें तो यहाँ पे ये आपका एक दो स्टेटमेंट और है यहाँ पे, तो लेफ्ट फैक्टरिंग का क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आपका सेम है। नेक्स्ट, द पैरामीटर एक्चुअल काउंट इज यूज इन जेनेटिक एल्गोरिथम। अब अगेन ये जेनेटिक एल्गोरिथम से टोटल 3 क्वेश्चन देखे गए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, तो मैंने एग्जाम के कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था, अल्टीमेट मैराथन, जिसमें मैंने AI के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैंने ये भी एनालिसिस की थी कि जेनेटिक एल्गोरिदम, NLP और फजी लॉजिक आपको जरूर रिवाइज करके जाना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार एग्जामिनेशन में। तो ये होता है कि अगर आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं, तो कोई भी वीडियो बनाने से पहले हम एनालिसिस करते हैं कि ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छे से फॉलो करिए और समझिए। तो ये क्वेश्चन वहां से पूछ लिया कि जेनेटिक एल्गोरिदम में एक्चुअल काउंट का जो पैरामीटर है वो कहाँ पे होता है, तो क्रॉस ओवर म्यूटेशन आर द ऑपरेटर्स, ठीक है। या तो इसका आंसर सेलेक्टिंग पॉपुलेशन होगा या फिर इनकोडिंग होगा। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इसका सेलेक्टिंग पॉपुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं, वहां पे ही हमको काउंट पता चलता है, और फिर उसी काउंट को जाकर हम इनकोड करते हैं। तो पहले आपका ये स्टेप होगा, उसके बाद फिर ये स्टेप होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। उसका 92 क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आप अगर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय
या अगेन फिर किसी भी थोड़ा नेट से जो नीचे के एग्जामिनेशन होते हैं अगर उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो ये मेमोरी साइज वाला फिक्स क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूछा जाता है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे मेमोरी का साइज बता दिया है, चिप की साइज बता दी गई है, और पूछा कितने नंबर ऑफ चिप्स लगेंगे। तो जो भी वैल्यूज गिवन है सिंपली उसको डिवाइड कर देना है। तो आप जब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर ऑफ 32। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन, अगेन यहाँ पे नॉट पूछा है मतलब फॉल्स जैसा कुछ, मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी इन द सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्केल फ्री होता है, ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है स्केलेबिलिटी, है ना। इसके बाद एवरेज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ था, शॉर्टन इन कनेक्टेड नेटवर्क, ऑब्वियसली अगर नेटवर्क आपका कनेक्टेड है तो एवरेज शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टेड, फॉलोज स्मॉल वर्ल्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टेड, डायरेक्टेड की बात कैसे आ रही है, अनडायरेक्टेड की बात होना चाहिए सोशल नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कितने लोग फेक आईडी बनाते हैं और किससे किससे भी कनेक्ट कर लेते हैं, और वो कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, बिकॉज हम इंटरनेट का यूज करके सोशल नेटवर्क पे कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट इज नॉट अ डायरेक्टेड नेटवर्क, दैट इज अनडायरेक्टेड नेटवर्क। तो फॉल्स पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, जैसे बहुत यूजर्स ने ये आंसर लगाया, फॉलो स्मॉल वर्ल्ड प्रॉपर्टी। स्मॉल वर्ल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है ये कि मुझे बहुत लोगों से बात करना अगर नहीं पसंद है, तो मैं हूं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में सिर्फ कम्युनिकेशन है, सो दैट इज ऑल्सो बाय द हेल्प। अगर मेरी फ्रेंड यूएस में है, मैं ऑब्वियसली इंटरनेट की मदद से उसको कॉल कर रही हूँ। तो दैट इज अ स्मॉल वर्ल्ड बट इट इज स्टिल अ सोशल नेटवर्क। सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉल्स पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही लग रहा है मुझे। इसके बाद ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू है, और ये क्वेश्चन भी कंपाइलर डिजाइन का बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हम शिफ्ट रिड्यूस की बात करें या फिर रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जो एलआर पार्सर में देखा जाता है, तो वो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के थ्रू हम वहां पे उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिगार्डिंग द सब रूटीन, सी द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म। अगेन सब रूटीन क्या है? सब रूटीन इज जस्ट लाइक अ फंक्शन। आप अगर सब रूटीन आपको एग्जीक्यूट करना है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होंगे, क्या होना चाहिए, आप जरा ऑप्शन देख लीजिए, है ना। ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे सब रूटीन में क्या होगा कि जैसे आपने अपने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, आप कुछ काम कर रहे थे, फिर आपको प्रिंट लेना था, आपने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, फिर आपके पास जो भी फाइल आई आप उसको फैक्स कर दिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब रूटीन से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहले तो टर्न ऑन करो इंटरप्ट फैसिलिटी, सर्विस करो डिवाइस को, सेव द कंटेंट, चेक द फ्लैग इज सेट। अब यहाँ पे चेक द फ्लैग इज सेट, तो चेक करो और सर्विस करो जिसकी फ्लैग सेट है, तो पहले ये आएगा डी, उसके बाद बी आएगा। तो मतलब ये समझ में आया आपको कि अगर ऑप्शन डी पहले होना चाहिए और बी बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे डी के बाद बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, और फिर यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी बी है। तो पढ़ते पढ़ते ये क्वेश्चन समझ में आता है। फिर रीस्टोर द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, देखो आपने सेव किया किसी भी कंटेंट को प्रोसेसर रजिस्टर में और वहां से आप रीस्टोर कर रहे हैं, है ना। रीस्टोर करने का मतलब ये फाइनल प्रोसेस हुआ। तो ई होना चाहिए लास्ट में, अगर ई लास्ट में होना चाहिए तो ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब ये ऑप्शन देखिए, ए और टू को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, क्या आपको लगता है ये पहला ऑप्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए? सबसे पहले फ्लैग कैसे सेट होगा? फ्लैग को सेट करेंगे तभी तो वो सेट होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है, या इस बार जो आपके 80% क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि लॉजिकल बेस्ड है, तो मेरा ये तरीका है वीडियो बनाने का कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो आपको मैं बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ। बिकॉज जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा, आप जून 2024 ले लीजिए, दिसंबर 2024 ले लीजिए, आपके 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाएंगे जो कि सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यूनियन फंक्शन इंटरैक्टिव आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यूनियन क्या है? यूनियन एक तरीके का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो आप सी में सीखते हो। तो ए का आंसर 4 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया। समझ में आया कैसे कैसे एलिमिनेट किया मैंने? उसके बाद ऑप्शन जरा देख लीजिए,
फंक्शन को बोला गया सब रूटीन और फंक्शन को बोला गया शैडो मास्क। जहां तक मुझे लगता है फंक्शन को आप सब रूटीन ही बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। मुझे कुछ भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट वर्चुअल रियलिटी होगा। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आप शेडो मास्क बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वहां पे जब आप सीआरटी पढ़ते हैं, कैथोड रे ट्यूब, तो आपको वहां पे शेडो मास्किंग, मतलब आपको वहां पे फ्लैट पैनल वगैरह सिखाया गया है। तो शेडो मास्किंग इज वन ऑफ द टेक्निक। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी बेसिक नहीं आ रहा। सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसके अंदर का भी नहीं पूछा है, सिर्फ यही पूछ लिया है कि इसको बताओ कौन सा क्या है। तो अगर सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप इस तरीके से सीक्वेंस में सर्किट्स को लगाएंगे, एक का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के इनपुट के लिए काम करता है। तो क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप ही तो मैं लगा रही हूँ, और फ्लिप फ्लॉप लगा रही हूँ तो फ्लिप फ्लॉप कहाँ यूज होगा, रजिस्टर्स में यूज होगा, काउंटर्स में यूज होगा, क्लॉक्स में यूज होगा, है ना। और अगर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर, एडर और डिकोडर आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ये तो टू द पॉइंट स्टैटिक क्वेश्चन है। चलिए, इन जेनेटिक एल्गोरिदम क्रॉस ओवर ऑपरेशन, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं, एग्जाम के एक दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को जेनेटिक एल्गोरिदम के लास्ट टाइम आपको म्यूटेशन का 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2023 में, ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैंने बच्चों को पहले ही बोला था इस बार जरा क्रॉस ओवर का जितना भी टाइप होता है उसको पढ़ के चले जाए। क्रॉस ओवर के ये सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले पढ़ाया है। मास्किंग की बात करें तो आपका यहाँ पे होता है यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर, और इसी से जेनेटिक एल्गोरिथम से 3 क्वेश्चन पूछा है। तो ये होता है एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कार्डिनैलिटी। आपको क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। आप देखो काउंट कर लो। सेट क्या है, सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक कॉमा है, ये पूरा एक एलिमेंट है ना। तो अब ये काउंट करने आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 2 एलिमेंट। यहां से यहां तक ये सारा एक कर्ली, मतलब इसका मतलब है ये एक एलिमेंट हुआ। इसमें अगर ये लगा दिए, ये इसकी दूसरी एलिमेंट हो गई। तो बेसिकली ये पावर सीट से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है। तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे इतने सारे कॉमा है तो ये 5 हो गया। तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसके बाद ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको जो आपका बुलियन लॉज होते हैं, ठीक है, तो उसमें टोटोलॉजी क्या है, जब आप किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करें और सारा वैल्यू आना चाहिए ट्रू, तो दैट इज टोटोलॉजी। अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो होता है फॉल्स। कंटीजेंसी की बात करें, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये बहुत ईजी है। सिंपली आपको यहाँ पे इम्प्लीकेशन पूछा है। इम्प्लीकेशन क्या होता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है और ये वैल्यू फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सिर्फ इतना याद रखना था, आपको कुछ नहीं करना था। एक दो ऑप्शन आप सॉल्व करते और ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट हो जाते, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से इलिमिनेट करके ये बताया कि पी है, आर है, इसका यूनियन ले लो, फिर इस तरीके से निकाल लो। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन ए और बी के लिए सारी वैल्यूज ट्रू आएंगी, अदरवाइज बाकी सारे में ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंस रिलेशन वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर 2 का पावर के। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ये थोड़ा गेट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, जो कि लेंदी क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली 10 से 15 क्वेश्चन तो थोड़े लेंदी पूछते हैं नेट में, तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की गई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, अगेन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वालिटी एश्योरेंस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, नो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, प्रिवेंटिव टेक्निक, करेक्टिव टेक्निक। तो क्वालिटी हम कब एश्योर करेंगे, है ना। तो उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह हम लगाएंगे। तो अगर आप ये आंसर्स भी देखेंगे तो वहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जैसा कुछ नहीं होता है क्वालिटी में। तो एक ही आंसर सी और डी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ठीक। उसके बाद अगेन हर बार का फिक्स है कि शॉर्टिंग का आपको एल्गोरिदम पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, और ये रिकरेंस रिलेशन वाला प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो जब हम लोग ये शॉर्टिंग वगैरह पढ़ाते हैं तो मुझे एक ही ऑप्शन यहाँ पे पता है। जैसे
आप मर्ज शॉर्ट की बात करें, मर्ज शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो ये आता है log n और ये n है, तो ये हो गया। तो मर्ज शॉर्ट के साथ 2 मैच हो रहा है। मुझे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक ऑप्शन भी पता है तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। बाइनरी सर्च की बात करें, आपको पता है log ऑफ n होता है। ठीक है, तो log ऑफ n कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि ये दोनों आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे log ऑफ n आ जाएगा। तो एक ऑप्शन से, दो ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। अगेन ये रिकरेंस रिलेशन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, जो मैं कभी दूसरे यूट्यूब में बता दूंगी सेशन में। ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, जो बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू एड्रेसिंग मोड। 0 एड्रेस होता है, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, और RISC इंस्ट्रक्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे सिंपली ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 एड्रेस है, क्यों? क्योंकि R1 एक रजिस्टर है, R2 दूसरा रजिस्टर है, और X आपका यहाँ पे तीसरा रजिस्टर है। तो यहाँ पे 3 एड्रेस का यूज किया है, तो ये पता होना चाहिए एड्रेसिंग मोड कैसे आप यूज करते हैं। उसके बाद विच इज नॉट द गोल ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का ये मीनिंग होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करते हैं, जहाँ पे आपके जो लेगेसी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि पुअर डॉक्यूमेंटेड होते हैं, आप उसको री डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें एक स्टेप होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में आप साइड इफेक्ट्स बताओगे, डिटेक्ट फाइंड आउट करोगे, जो अगर कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया है उसको आप रिकवर करोगे। तो ये सब तो होता है, क्या नहीं होता है? तो डेटा फ्लो इज नॉट द पार्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। डेटा फ्लो बेसिकली एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है, ये टेस्टिंग का पार्ट है, ऐसे भी समझ लीजिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये कोई शब्द ही नहीं है एक्चुअली। ये क्वेश्चन चाहे तो ग्रेस में भी दे देगा यूजीसी नेट, पर एग्जाम ही अभी कैंसिल हो गया है। कोड तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, कुछ तो कोड होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रेस में जा सकता था, तो ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। इसके बाद अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? तो अगर आपको दिखता है फटाक से आप लगा देंगे, सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे। तो अगर आप प्लानिंग से भी चले तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। प्लानिंग करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। फिर हम प्लानिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ये तो नहीं होगा। तो अब इस दोनों ऑप्शन को जरा पढ़ लीजिए। ठीक, सबसे पहली बात कि डिप्लॉयमेंट तो हम लास्ट में करेंगे। बट अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर कुछ बनवाना है तो मैं प्लानिंग तब करूंगी जब मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का ये मतलब है, जो पहला स्टेप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, कि आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एंड दैट कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। सो दैट इज वाई कम्युनिकेट पहले होगा, फिर आपका प्लानिंग होगा। उसके बाद आप यहाँ पे उसका मॉडल बनाओगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप बनाना। फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर फाइनली जाके आप उसको डिप्लॉय करेंगे। तो एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चलो, फिर ये क्वेश्चन आपका इजी है, दैट इज ये अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से आ गया, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, मॉनिटर क्या है? बेसिकली मॉनिटर आपका सीमा फोर के साथ जाता है ना, सीमा फोर के कॉन्सेप्ट के साथ जाता है। टाइम शेयरिंग की बात करें, जैसे बी ऑप्शन की बात करें, तो पहले बी उठा लो। बी का आंसर यहाँ पे 2 दिया है। यूजर नो लॉन्गर हैव डायरेक्ट, ये तो 2 के साथ जाएगा ही नहीं, हटा दो ये ऑप्शन एग्जाम में। बी का 3, मैक्सिमाइज प्रोसेस यूजेज, ये भी नहीं जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन हटा दो। बी का देखो, फॉर टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है कि मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम हो सकता है, अलाउज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मेन मेमोरी, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इस दोनों में से कोई आंसर तो होगा। ठीक है, इतना पहले समझ लीजिए। उसके बाद मुझे क्या है, अब हम पढ़ लेते हैं बैच मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब बैच मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, तो यहीं से उठाएंगे कि या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। तो दूसरे में यह है, यूजर नो लॉन्गर हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। अब यहां से मुझे, नहीं, थर्ड, मैक्सिमाइज प्रोसेसर टाइम। तो अगर हम बैच प्रोग्रामिंग की बात करें, हम बैच में एग्जीक्यूट तो करते हैं, ठीक है, और एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोसेसर का हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं बैच प्रोग्रामिंग में, तो इसलिए मैंने बोला करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्वियसली सीक्वल प्लस इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद स्टेप्स ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन इन लिनक्स, लिनक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कॉन्टेक्ट से देख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, एड्रेस को ट्रांसलेट करना है। एड्रेस को ट्रांसलेट करने का मतलब है, सारे ऑप्शन को देख लीजिए। ऑफसेट का मतलब होता है एड्रेस, तो तुमको क्या चाहिए, हमको एड्रेस ही चाहिए। इसका मतलब बी शुड बी द लास्ट ऑप्शन, बी शुड बी द लास्ट ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे पेपर सॉल्व करना है। ठीक। उसके बाद देखिए ए सी, यहाँ पे सी है, तो पहले आपको क्या लगता है, ए होना चाहिए सी होना चाहिए, मतलब पहले रजिस्टर होगा या पहले पेज डायरेक्टरी हो। एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करें, रजिस्टर में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, वहां से वो जाएगा पेज डायरेक्टरी में। पेज डायरेक्टरी ऑब्वियसली सी के बाद ई आएगा। एक तो ये भी समझने वाली बात थी कि पेज डायरेक्टरी है, पेज मिडिल डायरेक्टरी है, तो सी और ई आना चाहिए। तो सी और ई यहाँ पे है, सी और ई यहाँ पे नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में करेक्ट इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की सिंपल सा है। इसमें आपका फ्रेम फॉर्मेट होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, और सीक्वेंस की नंबरिंग होती है, सॉरी ऑथेंटिकेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर ए बी ई है। ए बी ई इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द पी वाई क्यू। परसेप्ट्रॉन क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल, ये सेट में भी पूछा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र सेट में। परसेप्ट्रॉन क्या है, एक सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है जिसमें हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से समझ लीजिए, इसमें फीडबैक नहीं होता है, परसेप्ट्रॉन में फीडबैक नहीं होता है। तो यहाँ पे फीडबैक लिखा है। ऑटो एसोसिएटिव यहाँ पे भी है, ऑटो एसोसिएटिव वहां पे भी है। और ऑटो एसोसिएटिव का मतलब ही होता है कि उसमें फीडबैक होता है, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन की बात कर ले, तो वो दो आपके थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, पर ये आपका इजी क्वेश्चन है रिकरेंस रिलेशन का। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे फंक्शन के बेसिस से बैठाना है, ऑर्डर ऑफ नोटेशन। तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना था, जैसे एक्स स्क्वायर को ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि लॉग एक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स, ये एस क्यू ये है, तो ऑब्वियसली इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है। और यहाँ पे लॉग में है एक्स में, तो यहाँ पे x3 आएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगेन दिस इज द पीवाईक्यू, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रीजन काउंट कर लेते हैं। रीजन कैसे काउंट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू बाउंडेड प्लस अनबाउंडेड। तो ये देखो, एक बाउंडेड रीजन है, ये आपका दूसरा बाउंडेड रीजन है, ये आपका तीसरा बाउंडेड रीजन है, और एक ये हो गया ओपन रीजन, तो 4 हो गया। अगर आप फॉर्मूला से भी जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करना है, वर्टिसेस काउंट करना है, +2 करना है। टोटल नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे 11 है। और बहुत स्मार्टली उन्होंने 1 से लेकर 10 लिख दिया है, तो काफी सारे लर्नर्स यहाँ पे 11 - 10 +2 कर रहे होंगे, तो उनको 11, दैट इज 1 + 2 3 आ गया होगा। बट अगर आप बहुत ध्यान से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 9, यहाँ पे 8 नंबर वर्टेक्स में है ही नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू 2019 के दिसंबर में पूछा है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के पूछ लीजिएगा, जब आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन शुरू हुआ था यूजीसी नेट में, तभी ये क्वेश्चन पूछा है, और उस टाइम पे भी ये मिस्टेक था, और उन्होंने सेम ये उठा लिया है वहां से। तो आप काउंट कर लीजिए, मतलब एजेस के बाद आप वर्टिसेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे 11 - 9 + 2 दैट इज 4। 4, हाँ 3, दैट इज 4 आंसर आएगा। ठीक है। नाउ अगेन दिस इज द क्वेश्चन जो आई गेस ग्रेस में जाएगा, पर ठीक है, अब एग्जाम तो कैंसिल होगा, बट ये ऐसे क्वेश्चंस थे दैट इज नॉट इन एनी टेक्स्ट बुक। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप एग्जाम में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे और तब सॉल्व करेंगे। जैसे K3 कंप्लीट ग्राफ है 3 नोड के साथ, आपको यहाँ पे स्पैनिंग ट्री बनाना था, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बताना है, अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री दे है। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना था। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री का फॉर्मूला ही होता है n - n/2।
अगर कोई भी आपको यहाँ पे नोट्स गिवन है, आप इस पे फॉर्मूला में पुट करिए और आप आंसर निकालिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलिए, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। वैल्यू, लीस्ट वैल्यू आपको पूछा है साइंड और अनसाइंड का, जो कि 8 बिट का है, वो छोड़ दीजिए। साइंड की बात करें, मतलब जिसमें निगेटिव भी साइन भी लिया जाएगा। अनसाइंड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से लेके 255, और साइन का मतलब हो गया -128 से 127। पूछा है इस दोनों में लीस्ट वैल्यू क्या होगा, तो साइन की बात करें लीस्ट वैल्यू -128, और अगर अनसाइंड की बात करें द लीस्ट वैल्यू इज 0। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। सो दिस ऑल आर द लॉजिकल क्वेश्चन। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, है ना, ये होगा नहीं, क्योंकि रिस्पेक्टिवली नहीं पूछा है, बट ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली में ही आपको जवाब देना था ऐसे। चलिए, ये क्वेश्चन की भी अगर हम बात करें, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आपका ऐसा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप मैच कर लीजिएगा, बिकॉज एमएलटी इज अ मैनचेस्टर कोडिंग। मैनचेस्टर कोडिंग में 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोड को। तो एक ही आंसर मुझे मिल रहा है डी का, नहीं डी का 3, ठीक है। उसके बाद जो आपका 4D पैन 5 है, दिस इज रिलेटेड टू n/4, तो दैट इज सी का आंसर हो जाएगा 1। तो सी का आंसर हो जाएगा 1, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। दिस इज अगेन द PYQ, जो कि मैं बता दूं आपको जून 2023 में पूछा है ना, पीडीए का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछा है। आप इसको ऐसे बना भी सकते हैं कि Q0A लेके ये 3 वैल्यू जा रहा है, ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आपके स्टैक में इंटर हो गया, पीडीए है तो स्टैक में इंटर हो गया। फिर Q0A लेके ये सेम है, एक चौथी वैल्यू आ गई, तो चौथी वैल्यू यहाँ बना लेना है। Q0B लेके Q1 पे जा रहा है, मतलब जैसे ही यहाँ पे ये आपका जो इनपुट सिंबल है वो चेंज होता है तो पॉप होता है ना, ये इसका एक्चुअली दिस इज द लॉजिक बिहाइंड डिजाइनिंग ऑफ पीडीए। तो दूसरी सिंबल आ गई, पहले यहाँ पे ए आ रहा था, अभी दूसरी सिंबल आई तो हम यहाँ से पॉप कर देंगे। फिर से वही सेम सिंबल है तो एक और पॉप हो जाएगा। और फिर फाइनली बोला है कि अब साइलेंट मूव लेके Q1 क्यूआर बना रहा है, मतलब फाइनल स्टेट पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2A बचा, और 2A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे B चला, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सेम ही आ रहा है। सेम कैसे होगा? यहाँ पे तो ये 2 2 4 जोड़े में है, तो ये ऑप्शन में चेक कर लूंगी एक बार, बट मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। दिस इज अगेन द PYQ ऑफ यूजीसी नेट फ्रॉम द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पुराना क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे हिट रेशियो गिवन है, सिंपली आपको यहाँ पे एवरेज एक्सेस टाइम निकालना था। तो आपको ये कैच का एक्सेस टाइम है, एंड दिस इज द मेमोरी एक्सेस टाइम। कैच का यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे इसका हिट रेशियो गिवन है। मतलब ये है कि अगर कोई डेटा सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना है तो इसका इतना एक्सेस टाइम लगेगा, और मेन मेमोरी में आपका अगेन ये टाइम गिवन है। और आपको मेन मेमोरी में अगर ये इतना कैश में लग रहा है तो इसका माइनस कर देते हैं। तो ये अब जब आप सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 बार एड्रेस यूज किया, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। ये दोनों तो आपका नहीं होगा, इंडेक्स और इमीडिएट तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो इसका ट्रिक भी मैंने बताया, BCD, बेसिस पाथ, कोड फ्लो, डेटा फ्लो। तो ये 2 क्वेश्चन सेम आया है। ये मैच द फॉलोइंग में भी डेटा फ्लो आपका पूछा हुआ है ना, तो क्वेश्चन तो रिपीट हो गए इसी पेपर में। ऑप्शन नंबर 1 जाएगा इसका। आईपी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आईपी आपका नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, या आप बोलिए इसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं। तो ये होस्ट टू होस्ट है, और टीसीपी को बेसिकली हम प्रोसेस टू प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज इसको आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे ले लीजिए, और इसको आप नेटवर्क लेयर पे ले लीजिए, है ना। बिकॉज नेटवर्क लेयर पे आप IPv4 बोलते हैं, IPv4 या IPv6। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली OSI लेयर का है। तो जो आपका नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का आप क्या बोलते हैं? होस्ट टू होस्ट, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हम कोई पैकेट को सेंड करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज होस्ट टू होस्ट। और टीसीपी और यूडीपी आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस। तो दिस इज द सिंपल नेमी कन्वेंशन ऑफ OSI लेयर, ठीक है। निकोजिट थ्योरम की बात करें, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 होगा इसका। Now, see this question. This is a very good question from the genetic algorithm. एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछ लिया है।
क्रॉस ओवर की मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। क्रॉस ओवर का मतलब है आपको ये कुछ सैंपल्स गिवन है, सैंपल्स में कितनी बिट्स की चेंज हुई। आप देखो ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट हुए, तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू सेम है। चेंज कहाँ पे हो रही है, ये वैल्यू यहाँ जा रही है, ये वैल्यू यहाँ आ रही है ना। तो एक पॉइंट का चेंज हुआ, तो दैट इज 1 पॉइंट। अगर यहाँ पे इसी तरीके से एक और पॉइंट का चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं 2 पॉइंट। और चेंज होता तो एन पॉइंट। सो दैट इज योर पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का चेंज हुआ। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक थ्रेड स्पैन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अगर एक दो टॉपिक भी पता है, जैसे थ्रेड क्या है, क्या वो रिक्लेम करेगा पेजेस, नहीं। ये कन्वर्ट करेगा ब्लॉक इन्वॉल्व, नहीं। इसे प्रोसेस टर्न ऑन, नहीं। अनदर रेडी थ्रेड, नहीं। थ्रेड इज प्रोवाइडेड इट्स ओन रजिस्टर कंटेक्स्ट, तो थ्रेड स्पॉन का यही मतलब होता है। ठीक है। थ्रेड को ब्लॉक करना मतलब ऑब्वियसली ये ब्लॉक किसके साथ जाएगा, प्रोसेसर टर्न टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर रेडी थ्रेड, मतलब जो ब्लॉक थ्रेड है वहां से कुछ लेना। तो बी का ऑप्शन तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और ए का आंसर ऑप्शन नंबर 4 के ही साथ जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन की बात करें, अगेन विंडो शेड्यूलिंग की हम बात करें तो 0 से 15 तक होता है। तो 15 यहाँ पे नहीं दिया है, बट 0 से 15 की बात करें तो 16 नॉन रियल प्रायोरिटीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, फ्रेम फॉर्मेट की बात की गई है, उसका ऑर्डर क्या है। तो आई गेस इसका मैंने आंसर नहीं लगाया है, बट फ्लैग, FCFS, एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन। तो ये मैं चेक कर लूंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। हाई लेवल क्वेरी, अगेन दिस आर ऑल आर द टेक्निकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर क्वेरी एग्जीक्यूट की बात करें तो जनरेटर सबसे लास्ट में, सॉरी, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर सबसे लास्ट में होता है। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर सबसे लास्ट में होता है, तो ये आ गया ए ऑप्शन, तो ये दोनों इलिमिनेट हो गया। रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर है, जनरेटर है, स्कैन करेगा, पार्स करेगा, वैलिडेट करेगा। तो पहले आपका क्या होगा, कोई भी प्रोसेस है स्कैन करेगा, सबसे पहले स्कैनिंग विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो स्कैनिंग विल बी द फर्स्ट स्टेप, मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेरी को पहले स्कैन ही तो करेंगे। उसके बाद अगर हम ट्री लॉकिंग की बात करें, दिस इज अगेन टाइम स्टैम्प के बाद ट्री लॉकिंग होता है। तो मुझे इतना पता है इसमें ट्री में क्या होगा, कोई भी साइकिल नहीं होगा, कोई भी साइकिल नहीं होगा, तो इट इंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो बी ऑप्शन होना ही चाहिए, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। बी मतलब ये होना चाहिए। उसके बाद मुझे डी पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ए और सी में पढ़ूंगी। इट इंश्योर शॉर्टर वेटिंग टाइम और ट्रांजेक्शन कैन लॉक डेटा आइटम्स अर्लियर। तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा बाद में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये इंश्योर कर, ट्रांजेक्शन कैन, ये जो गेटर डज नॉट इंश्योर गेटर, नहीं ये नहीं होगा, डज नॉट गेटर अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ये पढ़ने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन कैन लॉक डेटा आइटम्स अर्लियर, तो ऐसा हम बोल सकते हैं अर्लियर, क्योंकि आपके जो टू फेज लॉकिंग में दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आई गेस रिजोरस टू फेज प्रोटोकॉल, तो ये प्रॉपर्टी आपके ट्री लॉक में भी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका BC दोनों हो जाएगा। सो दिस इज द वीडियो जिसमें मैं पूरा आपके 30, दैट इज 100 में से 70 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज इस तरीके से एनालिसिस और पूरे डेप्थ में बताना इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। और मैं फिर से बता दूं, ये मैं एक्सपेक्टेड आंसर बता रही हूँ, बट इसी एक्सपेक्टेड आंसर में आप मान के चलिए आपका 90% क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उसके वो करेक्ट आंसर है। तो आप इस अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका प्रिपरेशन कितना है और आपको और कितना प्रिपरेशन करने की जरूरत है, सो दैट जो आपको एक सुनहरा मौका मिला है री एग्जामिनेशन का, आप जून 2024 का एग्जाम जरूर क्रैक कर ले। ठीक। ATM एसिंक्रोनस नेटवर्क है, तो ये एक तरीके का आपका यूजर टू नेटवर्क और नेटवर्क टू नेटवर्क, ये दोनों पे काम करता है। ये अगेन मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर 3 होगा, मैच कर लीजिएगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 3 के साथ जाएगा। तो ए का आंसर यहाँ पे 3 है, ये दोनों आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सॉर क्या है, तो एक्सॉर क्या है आपका, क्या वो एडर है, क्या वो इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग करेगा, कंट्रोल अब अर्थ जब मेरे हिसाब से एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर में हम कोई भी बफर है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर वगैरह करके रखते हैं, है ना। और बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका प्रोसेसर में होता है, प्रोसेसर के अंदर ALU कंट्रोल यूनिट है।
तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, हर एक तरीके की कंट्रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो इसमें देखो डी का 2 होगा या डी का 4 होगा। डी का 2 का मतलब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, और डी का 4 का मतलब कंट्रोल यूनिट में क्या अर्थमेटिक लॉजिक परफॉर्म होगा, नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है। अगेन दिस इज द पीवाईक्यू, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बैक प्रोपोगेशन पूछा है, बैक मतलब पीछे से, सिंक टू सोर्स की तरफ, सिंक टू सोर्स की तरफ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पीवाईक्यू। वेरिफिकेशन वैलिडेशन, अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, वेरीफाई करना मतलब क्वालिटी सही है क्या, है ना। मतलब जैसे हमारे कॉलेज में नैक आ गया, जैसे कोई इंस्पेक्शन टीम आ गई, तो वो क्या करेगा, क्वालिटी एश्योर करेगा, इसी को बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो ए का जाएगा 4 के साथ, तो ए का 4 के साथ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है। इंटरनल लॉजिक कहाँ पे होती है, व्हाइट बॉक्स में होती है, इसीलिए तो इसको आप बोलते हैं ग्लास बॉक्स। ग्लास बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको इंटरनल लॉजिक पता होता है। इसमें इंटरनल लॉजिक आपकी हिडन होती है, आप ऐसे भी समझ जाइए। तो सी का जाएगा 1, तो सी का जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगर 2-3 में आपको डाउट है तो भी आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन एग्जाम से पहले बोला था फजी पढ़ लेना। फजी इंटरसेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपको मिनिमम निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो हर एक वैल्यू को 1 से माइनस कर देना, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.4। और मैंने बताया भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप होम सेक्शन में जाएंगे तो एआई के सारे वीडियोस कवर हैं। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एग्जाम से पहले सिर्फ ये 2 वीडियो भी देख लेते तो एआई के 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। चलो, मार्कअप की बात करें तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ए बी सी। तो देखने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब इतना इजी तो मैंने कभी नहीं देखा था। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, है ना। आपको देखो ये डोंट केयर के साथ ये बनेगा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और फिर ये आपका बी और सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन द रिसेंट ईयर पीवाईक्यू, जो दिसंबर में पूछा है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है गलत है, क्योंकि जो दिसंबर में पूछा वो क्वेश्चन करेक्ट था, क्योंकि वहां पे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की बात की गई है, और ऑल इंटीजर्स की बात की गई, दैट इज जेड, और ट्रुथ वैल्यू की बात की। तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे फॉर ऑल नहीं दिख रहा है। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में फॉर ऑल होना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन 1 जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोला है। क्या देयर एग्जिस्ट अ नंबर, जो कि ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो आप देखो नंबर ले लो, n इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1, m इक्वल्स टू ले लिया 2। तो 1 का स्क्वायर 2 का ये 5 तो हो रहा है। ठीक है। पर अगर यही n ले लिया 1 और ये ले लिया 2, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2, दैट इज 4। तो ये यहाँ पे इसी के लिए ये, मतलब या तो सी होगा नहीं तो डी होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, तो पहले ऑप्शन 3 इलिमिनेट हो गया। उसके बाद ऐसे ही आप नंबर चेक कर लीजिए कि कौन सा सही है। ये ऑप्शन तो यहाँ पे देखो एंड है, एंड का मतलब ये दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ई वाला ऑप्शन तो ठीक है, ये ई वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे कॉमन है बी, बी कॉमन होने का मतलब बी जरूरी होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन की वैल्यू लेस देन एम स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो एन की वैल्यू 1 ले लो, सेम ही 1 2 लेके देखते हैं। तो इट इज 2 एंड इट इज 1 लेस देन, हाँ ठीक है, ये भी तो चल रहा है। अब अगर ये ले लिया 1, इट इज 2, तो 1 का इसका लेस देन, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। तो मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते इस तरीके से, और फिर देखते कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। यही तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें कुछ भी आपको याद करने वाला नहीं है। अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ही था। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए लेकर वो इस एंड स्टेट पे जा रहा है ना, ए लेकर, और यहाँ पे ए स्टार भी है। तो मतलब एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट एक ए तो होना चाहिए, बाकी इसके आगे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ए स्टार है। और इसके बाद फिर मतलब इसके ए हो गया इसमें, यहाँ पे ए स्टार हो सकता है, और फिर यहाँ पे आपका बी स्टार भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट एक ए तो होना चाहिए। इसकी बात कर लो, यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक मूव बना लिया, और फिर से ये घूम रहा है, मतलब ये दोनों मुझे तो इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे देखो, दैट इज अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, फिगर 1 को अगर आप देखें,
सबसे पहले ए स्टार ए, ये एक यहाँ पे बनेगा ग्रामर। ये हो गया आपका ए स्टार, ये हो गया ए, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर ए स्टार ए बी स्टार भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्टार है। उसके बाद अगर मैं एक बी और दे रही हूँ, उसके बाद फिर से ए स्टार, फिर से, मतलब यहाँ पे आप अगर देखें तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, एक ए तो है ही, एक ए तो है ही, एक ए तो है ही। इसकी बात अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा, फिर ये ए स्टार, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इतने पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बी ले रहे हैं तो बी स्टार हो रहा है, और फिर ये भी एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ए लेकर, ये ए लेके यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, और फिर यहाँ से ए स्टार भी चला, मतलब ये दोनों मुझे इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट लिखा है, ठीक है। एंड वी विल वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की। ये क्वेश्चन आपका लेंदी हो गया, क्योंकि आपको क्या करना था, ये प्रीफिक्स ऑपरेशन है, पहले तो आप इसको सॉल्व करते, फिर आप एक वैल्यू निकालते, और उसके बाद फिर आप करते, तो आप इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 34196। और ऐसे भी ये वाला देखो, ये वाला जब एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट है, तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसका आंसर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए, एलपीपी का ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बट इट वाज इजी क्वेश्चन। देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी पता, अगर आप इस कॉम्प्रिहेंशन को भी इंग्लिश के जैसे भी पढ़ लेते ना, तो आपको इतना समझ में आ जाता कि इसमें ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है, कि मतलब दो रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आप देखेंगे तो 30 रुपए और 50 रुपए लिखा है, और ए और बी का टाइप। सो दिस इज एज्यूम कि ये इनकम होने वाला है यूनिट लेंथ का, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका निकल के आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ऑप्शन आप और पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है 8, 10, 15, तो ये आपका एक स्टॉक की बात की जा रही है, तो आपका ये मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा मिनिमम होता है। तो आप ऐसे भी ये 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते थे, तो बाकी 2 आपका फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है ना। तो ये है कि मतलब मैंने पहले भी स्टूडेंट से बोला है कि अगर आप एलपीपी नहीं भी पढ़ के जाते हैं, और अगर एग्जाम में पूछ लेता है, तो कम से कम उसको देखना है, 5 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इजी होंगे, 2 क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट 3 तो क्वेश्चन सही करके आना है। चलो, सिमिलरली ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मतलब इजी क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बना दिया है कि कस्टमर है वो प्लेस कर रहा है ऑर्डर मेनी, ये मैंने ऊपर कोई पढ़ के बनाया है। फिर ऑर्डर में एक ऑर्डर में काफी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ऑप्शन को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे ग्रेस दिख रहा है, जैसे डिस्टिंग पूछा, तो इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर टेबल एंड द कस्टमर टेबल इन द कंपनी डेटाबेस। कंपनी डेटाबेस में पूछा है, ठीक है, तो ये डेटाबेस है, ऑर्डर और कस्टमर की बात है। ऑर्डर और कस्टमर, देखो अगर हम ऑर्डर से कस्टमर की तरफ देखेंगे तो मेनी इज टू वन है, और कस्टमर से ऑर्डर की तरफ देखेंगे तो वन इज टू मेनी है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो वन मेनी मेनी टू वन होना चाहिए अगर हम ऑर्डर से देखेंगे, और अगर आप उल्टा देखेंगे तो वन टू मेनी होगा। तो इस दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ग्रेस में जाएगा। उसके बाद सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ लिया फॉरेन की, तो फॉरेन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली बताया है, यहाँ पे तो कोई भी वीक एंटिटी मुझे दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और ऑर्डर प्लेस कर रहा हो तो प्रोडक्ट के भी डिटेल्स होंगे ही, तो वीक एंटिटी आप किसको बनाओगे, तो इसमें इसकी भी मैपिंग होनी चाहिए, इसमें इसकी भी मैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर और प्रोडक्ट दोनों ऐसे टेबल हैं जहाँ पे फॉरेन की होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन तो दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर, तो यहाँ पे सम की बात आएगी, ये करेक्ट क्वेरी है यहाँ पे। और रीड द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाला स्टेटमेंट ट्रू दिखेगा। ईच सेल रिप्रेजेंटेटिव कैन मैनेज मल्टीपल कस्टमर, ये देखो ये सेल्स है और ये कस्टमर है ना, तो मैनेज कर सकता है। तो ये हो गए टोटल आपके 150 क्वेश्चन। नाउ just I'm summarizing all the question. So total you have 100 question in the paper 2 computer science. Okay. Out of this question again 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पीवाईक्यू है और इजी है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं सीक्वेंस में अरेंज करने वाला पूछा है, और 80
80 का 90% क्वेश्चन सीक्वेंस में अरेंज करने वाला पूछा है, जिसमें बिल्कुल भी बेसिक है और वो लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ध्यान से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को समझें कि टीओसी में कैसे हो रहा है, कैसे मतलब आप पीडीए रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, कंपाइलर के डिफरेंट स्टेप्स, मतलब वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। और क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है लेंदी है, ठीक है, तो पेपर तो लेंदी है, तो लेंदी है तो क्या करें, लेंदी आपके लिए नहीं है, सबके लिए लेंदी है। तो बेस्ट मेथड जो आपको सिखा दिया, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते बैठ गए, ट्रू निकालने में के लिए बैठ गए या फॉल्स निकालने के लिए बैठ गए, तो मैं बता के दे रही हूँ पेपर छूटेगा। तरीका क्या है, आप ट्रू निकालिए फिर ऑप्शन एलिमिनेट करिए, फॉल्स निकालिए फिर ऑप्शन एलिमिनेट करिए, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस इजी सॉल्व हो जाएंगे। और जैसा भी एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम, तो तरीका यही है पेपर को सॉल्व करने का। और मैं ये चाहूंगी कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखिए, आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, आप जरूर उसको सॉल्व करें, बिकॉज क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने में मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स में आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है, तो स्टिल वी आर सॉरी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर सही है, बट अगेन एक्सपेक्टेड आंसर ही मैंने बताया है। हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यस, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू करिए। और जैसा मैंने बताया, एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फजी लॉजिक, टीओसी, डीबीएमएस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर है, तो आप उसको अपने रिवीजन के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ बूस्टर सेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। अगेन ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप होम सेक्शन पे जाएंगे, इस तरीके से आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हर एक तरीके की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।